ये पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। वाई डिड साहिब्स फैमिली सेटल, वाई माने क्यों, वाई डिड सेटल इससे जोड़ लीजिए, क्यों बस गया था, सेटल माने बस जाना। साहिब्स फैमिली, साहिब का परिवार, एट सीमापुरी, सीमापुरी में, साहिब का परिवार सीमापुरी में क्यों बस गया था, यानी कि अर्थ बहुत ध्यान से करना है, अर्थ हो एक बार याद हो जाएगा तो आप इसको याद भी कर लेंगे। साहिब्स फैमिली सेट, साहिब का परिवार बसा हुआ था अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे मैदानों के बीच में, अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स मानी हरे भरे मैदानों के बीच में, ऑफ ढाका, ढाका के आसपास का जो हरा भरा मैदानी क्षेत्र था वहां था साहिब का परिवार। बट देयर वर स्टॉर्म्स, लेकिन वहां तूफान आने लगे थे। बट देयर वर स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स माने तूफान, वहां तूफान आने लगे थे। दैट स्वेप्ट अवे, जो उड़ा कर ले गए, दैट मानी जो, स्वेप्ट अवे माने उड़ा कर ले गए, देयर फील्ड्स, उनके खेतों को, एंड होम्स, और उनके घरों को। यानी खेतों को उड़ाने का तात्पर्य है खेत में होने वाली फसल। अरे जब फसल पककर तैयार हो जाए, जिससे अनाज जल्दी प्राप्त करना हो, उसी समय तूफान आने लग जाए और उस फसल को उड़ा के ले जाए, तो वहां किसान ज्यादा, और ऐसा अगर हर साल ही होता रहे तो वहां क्यों रुकेगा कोई, क्योंकि उस जमाने में ज्यादा कोई अन्य व्यवसाय रोजगार नहीं हुआ करते थे, खेती हुआ करती थी। और जब खेती फसल पक के तैयार हो और उसी समय तूफान आने लग जाए तो वो जगह फिर काम की नहीं रहती थी। तो स्टॉर्म्स, तूफान आते थे, दैट स्वेप्ट अवे, जो उड़ाकर ले जाते थे, देयर फील्ड्स एंड होम्स, और घरों की भी यही स्थिति थी। पहले घास फूस के झोंपड़े टाइप घर होते थे, तूफान में पता ही नहीं लगता कि कहां चला गया उड़कर। तो खेतों की फसल, घर, सब तूफानों में उड़ जाया करता था। इस वजह से वो मजबूर हो गए थे। दे वर्कड, वे काम तो करते थे, दे वर्क माने वे काम करते थे, इन देयर फील्ड्स, अपने खेतों में, दे वर्क माने वे काम करते थे, इन देयर फील्ड्स माने अपने खेतों में, बट दे कुड नॉट गेट, परंतु, बट माने परंतु, दे कुड नॉट गेट, वे प्राप्त नहीं कर सकते थे, प्राप्त नहीं कर सकते थे, ग्रेन, ग्रेन माने अनाज, लेकिन वो अनाज प्राप्त नहीं कर सकते थे। यानी कि ऊपर इसका जिक्र आ गया है कि क्यों नहीं प्राप्त कर सकते थे अनाज। सो दे केम, इसलिए वो आए, एंड सेटल्ड, और बस गए, एट सीमापुरी, वो आए और आकर सीमापुरी में बस गए। हेयर दे, यहां पर, हेयर मानी यहां पर, दे, हेयर दे लिव विदाउट एन आइडेंटिटी, यहां वो बिना किसी पहचान के रह रहे हैं। हेयर मानी यहां पर, दे लिव मानी वे रहते हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। चलो, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज एनिस जोन्स प्रोमिज टू ओपन स्कूल सीम होलो। देखिए इसको ध्यान से, अर्थ को देखिए। अनिस जोन्स प्रोमिज, व्हाई माने क्यों, अनिस जोन्स प्रोमिज, अनिस जंग इस पाठ की लेखिका है। तो अनिस जंग का वायदा, प्रोमिज मानी वायदा, वाई मानी क्यों, टू ओपन स्कूल, स्कूल खोलने का, सीम होलो, सीम मानी प्रतीत होता है, होलो मानी खोखला। तो अनिस जुंग का ये वायदा, स्कूल खोलने का वायदा खोखला क्यों प्रतीत होता है। देखिए आंसर में आइए। द ऑथर, ऑथर माने लेखिका, द ऑथर डज नॉट से इट सीरियसली, लेखिका ये बात गंभीरता के साथ नहीं कहती है। डज नॉट से मानी नहीं कहती है, इट मानी यह बात या इसे, सीरियसली मानी गंभीरता के साथ, टू ओपन स्कूल, टू साहिब, साहिब से, टू ओपन स्कूल। लेखिका साहिब से ये जो बात है, स्कूल खोलने संबंधी जो बात है, ये साहिब से गंभीरता पूर्वक नहीं कहती है। मैं दोबारा देख लीजिए। द ऑथर, लेखिका, डज नॉट से इट्स सीरियसली, इस बात को गंभीरता से नहीं कहती, टू साहिब, साहिब से, टू ओपन स्कूल, स्कूल खोलने के लिए। शी सेज इट हाफ जोकिंग, वो इसे आधे मजाक में कहती है। हाफ जोकिंग माने आधे मजाक में। ये पाठ में आई है लाइन ऐसी की ऐसी, लेखिका ने स्वयं कहा है कि मैंने आधे मजाक में कह दिया था उसको। सी सेज, वो कहती है, इट ये बात, हाफ जोकिंग आधे मजाक में कहती है, बट लेकिन साहिब टेक्स इट सीरियसली, साहिब ने इसे गंभीरता से लिया, यानी साहिब इसे गंभीरता से लेता है।
टेक्स माने लेता है, इट माने इसे, सीरियसली माने गंभीरता पूर्वक। साहिब इसे गंभीरता से लेता है। सो ही आस्क्स, इसलिए वो पूछता है, हर उसे, अगेन पुनः पूछता है उसे, टू ओपन स्कूल, स्कूल खोलने के बारे में। इसलिए वो लेखिका से स्कूल खोलने के लिए पुनः पूछता है। साहिब इस बात को गंभीरता से लेता है। बट द ऑथर डज नॉट हैव एनी प्लान, लेकिन, बट माने लेकिन, द ऑथर माने लेखिका का, डज नॉट हैव, लेखिका का डज नॉट हैव एनी प्लान, कोई योजना नहीं होती है, कोई प्लान नहीं होता है। लेकिन लेखिका का ऐसा कोई प्लान नहीं होता है, टू ओपन स्कूल, स्कूल खोलने का कोई प्लान नहीं होता है। लेखिका कोई योजना ऐसी नहीं रखती है स्कूल खोलने संबंधी। सो हर प्रॉमिज सीम्स होलो, इसलिए उसका यह वायदा खोखला सा ही प्रतीत होता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। बहुत ही ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो देखिए, वाई डज ऑथर डिस्क्राइब, वाई माने क्यों, द ऑथर डिस्क्राइब, लेखिका कहती है, वर्णन करती है। डिस्क्राइब माने वर्णन करना, यहां अर्थ लग सकता है कहती है। सीमापुरी, सीमापुरी के लिए, एज माइल्स अवे, कि जैसे मीलों दूर है, एज माने जैसे, माइल्स अवे माने मीलों दूर है, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। सीमावर्ती होने के बावजूद, अर्थात लेखिका ऐसा क्यों कहती है कि सीमापुरी दिल्ली से मीलों दूर है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। लेसन में इस बात की लाइन सबसे पहले आई है कि पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ऐसा इसमें लेसन में लिखा हुआ है, यानी कि दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ सीमावर्ती स्थान है सीमापुरी। देखिए आंसर, फिर भी ये क्यों कहा गया कि वो मीलों दूर है। द ऑथर डिस्क्राइब्स, लेखिका कहती है, वर्णन करती है, सीमापुरी, सीमापुरी के लिए, लेखिका सीमापुरी के लिए कहती है, एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, कि ये जैसे दिल्ली से मीलों दूर है। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि, देर आर नॉट अवेलेबल, वहां पर उपलब्ध नहीं है, देर आर नॉट अवेलेबल, वहां पर उपलब्ध नहीं है, इवन बेसिक फैसिलिटीज, मूलभूत सुविधाएं भी, इवन माने भी, बेसिक फैसिलिटीज माने मूलभूत सुविधाएं, लाइक सीवेज एंड ड्रेनेज, सीवेज और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। यानी कि ये सभी गंदगी से निस्तारण की व्यवस्था होती है, सीवेज मलत्याग वगैरह का जो गंदगी होती है उसका निराकरण करना, ड्रेनेज गंदे पानी के निकलने की नालियां, तो ये व्यवस्था भी सीमापुरी में नहीं है। तो ये व्यवस्था जहां कहीं भी नहीं होती है, वो जगह एक गंदी जगह बन जाती है स्वतः ही। तो वहां पर बेसिक फैसिलिटीज लाइक सीवेज एंड ड्रेनेज, ये भी नहीं है, वहां सीवेज एंड ड्रेनेज की व्यवस्था भी नहीं है इन सीमापुरी में। थोड़ा सा और स्पष्ट किया गया है कि एक्चुअली, वास्तव में सीमापुरी इज सिचुएटेड, सीमापुरी स्थित है, ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सीमा पर, ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली मानी दिल्ली की सीमा पर। वास्तव में सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर स्थित है, सिचुएटेड मानी स्थित है। बट देर आर नॉट अवेलेबल, लेकिन वहां पर उपलब्ध नहीं है। देर आर नॉट अवेलेबल मानी वहां पर उपलब्ध नहीं है, नॉट अवेलेबल का अर्थ लिखिए उपलब्ध नहीं है। इवन बेसिक फैसिलिटीज, मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, इवन मानी भी, बेसिक फैसिलिटीज, मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। इट हैज बिकम ए डर्टी पैलेस, ये एक गंदा स्थान बन चुका है। हैज बिकम माने बन गया है, डर्टी पैलेस माने गंदा स्थान। नो वन वांट्स टू गो देयर, वहां कोई जाना नहीं चाहता। नो वन माने कोई नहीं, वांट्स माने चाहता है, टू गो देयर उस स्थान पर। अरे वो कोई दर्शनीय स्थल नहीं है, वो वहां से गंदगी का निस्तारण भी नहीं होता, कौन जाना चाहेगा वहां कोई जाना नहीं चाहता। अब देखिए, जब कोई ऐसी जगह जो चाहे कितनी भी पास में हो और हम वहां जाना नहीं चाहते, तो वो स्वतः ही मीलों दूर हो जाएगी। सो द ऑथर डिस्क्राइब्स, इसलिए लेखिका ने कहा है या लेखिका कहती है, वर्णन करती है सीमापुरी के बारे में, एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, कि ये दिल्ली से मीलों दूर है। हाँ, तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। तो देखिए, व्हाट डज द ऑथर मीन, व्हाट माने क्या,
व्हाट्स को आप इससे जोड़ लीजिए मीन, तात्पर्य। ऑथर माने लेखिका का। लेखिका का क्या तात्पर्य है? बाय द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन माने अभिव्यक्ति। इस अभिव्यक्ति से यानी इस लाइन से लेखिका का क्या तात्पर्य है? मतलब ऐसी कोई लाइन इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो दी जाती है क्वेश्चन में, वो पाठ में लिखी हुई वैसी की वैसी लाइन लिखी जाती है। तो इस बात से क्या तात्पर्य है लेखिका का? व्हाट डज द ऑथर मीन? ऑथर माने लेखिका, मीन माने तात्पर्य है। क्या व्हाट मीन, क्या तात्पर्य है? बाय द एक्सप्रेशन, इस अभिव्यक्ति से, बाय मानी से। तो क्या है अभिव्यक्ति? गेबेज टू देम इज गोल्ड, कचरा उनके लिए सोना है। गेबेज माने कचरा, टू देम माने उनके लिए, इज गोल्ड सोना है। इस अभिव्यक्ति से लेखिका का क्या तात्पर्य है? देखिए, द ऑथर सेज, लेखिका कहती है, द ऑथर सेज, लेखिका कहती है, एब्सोल्युटली राइट, पूर्णतया सत्य। एब्सोल्युटली माने पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से सही कहती है लेखिका। लेखिका का यह कथन पूर्ण रूप से सच है, दैट की गैबेज टू देम इज गोल्ड, कि उनके लिए कचरा सोना है। गैबेज माने कचरा, टू देम माने उनके लिए, इज गोल्ड सोना है। ये बात लेखिका की पूर्णतया सत्य है। बिकॉज क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन किया गया आगे। बिकॉज क्योंकि इट इज द ओनली मीन्स, ये एकमात्र साधन है। ओनली मीन्स माने एकमात्र साधन, ऑफ देयर सर्वाइवल, उनके अस्तित्व को बनाए रखने का। सर्वाइवल आजीविका, उनकी आजीविका को चलाने का, उनके अस्तित्व को बनाए रखने का एकमात्र साधन है गैबेज, कचरा। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी दैनिक रूप से रोजाना प्राप्त होने वाली रोटी है। कचरे से ही उनको रोटी प्राप्त होती है, भोजन प्राप्त होता है। दे ऑलवेज सर्च, वे हमेशा ही तलाश करते हैं। दे माने वे, ऑलवेज सर्च माने हमेशा तलाश करते हैं। फॉर समथिंग वैल्यूएबल, कुछ उपयोगी। समथिंग मानी कोई वस्तु, वैल्यूएबल मानी उपयोगी, काम की वस्तु। कचरे में से ढूंढते हैं वो। दे ऑलवेज सर्च, वे हमेशा तलाश करते हैं। फॉर समथिंग वैल्यूएबल, कोई उपयोगी वस्तु। इन द गैबेज, कचरे में, वे कचरे में हमेशा कोई उपयोगी वस्तु तलाशते हैं। एंड सेल इट, और इसे बेच देते हैं। टू गेट, प्राप्त करने के लिए। ए लिटिल मनी, थोड़ा बहुत धन, थोड़ा बहुत रुपए। वो थोड़े बहुत रुपए प्राप्त करने के लिए वो कचरे में से जो कुछ अच्छी चीज प्राप्त होती है उन्हें, उसको बेचते हैं। 10, इस प्रकार से, THUS 10 मानी इस प्रकार से। इस प्रकार से गैबेज इज ओनली मीन्स, कचरा एकमात्र साधन है। गैबेज मानी कचरा, इज मानी है, ओनली मीन्स मानी एकमात्र साधन, ऑफ देयर अर्निंग, उनकी आजीविका का। अर्निंग मानी आजीविका। इस प्रकार से उनकी आजीविका का एकमात्र साधन ये कचरा ही है। तो ये 5वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। चौथा क्वेश्चन था वैसा ही लगभग ये क्वेश्चन है। पाठ से एक लाइन, लेसन से एक लाइन ली गई है, उसके बारे में पूछा गया है। व्हाट डज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मानी अभिव्यक्ति। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गैबेज, कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया प्राप्त हो जाता है। मीन, तात्पर्य है। व्हाट डज मीन, क्या तात्पर्य है? द एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति से। कौन सी अभिव्यक्ति से? समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गैबेज, कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया प्राप्त हो जाता है। समटाइम्स मानी कभी कभी, आई फाइंड मानी मैं प्राप्त कर लेता हूं या मुझे प्राप्त हो जाता है। ए रुपी मानी 1 रुपया, इन द गैबेज मानी कचरे पे। तो कंप्लीट अर्थ क्या होगा? कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया प्राप्त हो जाता है। इस अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है भाई? ये आपको अगर याद हो, पाठ पढ़ा है तो ये साहिब का कथन है खुद का। जब लेखिका उससे पूछती है कि क्यों करता है ऐसा, तो वो बताता है कि मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। यानी कि उपयोगी, वैल्यूएबल थिंग्स तो वो ढूंढते ही हैं, साथ में कोई रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया बच्चों को मिलता है, तो वो उनका स्वयं का लालच है। देखिए, द एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गैबेज, कि कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया प्राप्त हो जाता है। मीन्स, एक्सप्रेशन मीन्स, अभिव्यक्ति से तात्पर्य है। इस अभिव्यक्ति से मीन्स मानी तात्पर्य है क्या? द गैबेज हैज ए डिफरेंट मीनिंग
इससे तात्पर्य है कि कचरे का अलग ही अर्थ है। गेबेज मानी कचरे का, हैज मानी है, ए डिफरेंट मीनिंग अलग तरह का अर्थ, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए। इस अभिव्यक्ति से तात्पर्य है कि बच्चों के लिए कचरे का अलग ही अर्थ होता है। इंस्टेड ऑफ के बजाय, इंस्टेड ऑफ की बजाय, देयर एल्डर्स उनके बड़ों की बजाय, उनके जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कचरे का अलग अर्थ है और बच्चों के लिए कचरे का अलग अर्थ है। बच्चों के लिए कचरे का अलग ही अर्थ होता है। इस अभिव्यक्ति से यही तात्पर्य है। थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया आगे। फॉर एल्डर्स बड़ों के लिए, इट इज ओनली मीन्स ऑफ देयर अर्निंग, इट इज मानी ये है यानी कचरा, ओनली मीन्स केवल साधन, ऑफ देयर अर्निंग उनकी आजीविका का। अरे बड़ों के लिए तो कचरा केवल आजीविका का साधन मात्र है, लेकिन बच्चों के लिए, बच्चों को तो जो एक्स्ट्रा प्राप्त होता है उसमें कभी कोई रुपया मिलता है तो वो बहुत ही अलग अर्थ देता है उनके लिए। बट फॉर चिल्ड्रेन, लेकिन बच्चों के लिए, बट माने लेकिन, फॉर चिल्ड्रेन बच्चों के लिए, इट्स मीनिंग इसका अर्थ इज है वार्प्ड इन वंडर। वार्प्ड इन वंडर का अर्थ होता है आश्चर्य से परिपूर्ण। अरे वार्प्ड शब्द का शाब्दिक अर्थ लपेटे हुए होना, यानी आश्चर्य से परिपूर्ण अर्थ है। बच्चों के लिए इसका अर्थ आश्चर्यचकित करने वाला है, आश्चर्य से परिपूर्ण है। व्हेन दे फाइंड जब वो पाते हैं, वेन मानी जब, दे मानी वे, फाइंड मानी प्राप्त करते हैं, ए रूपी एक रुपया, इन द गैबेज जब कचरे में 1 रुपए का सिक्का मिलता है उन गरीब बच्चों को, तो वो उस कचरे को बहुत बड़ी चीज समझते हैं और उत्साहित हो जाते हैं और ज्यादा काम करते हैं। तो बच्चों के लिए तो उस कचरे का अलग ही तरह का अर्थ है, उत्साहित कर देने वाला अर्थ है। देयर आइज जब ऐसे रुपया 2 रुपया मिलता है उनको, तो देयर आइज उनकी आंखें लाइट अप चमक उठती हैं, उनकी आंखें चमक उठती हैं यानी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इन द होप इस आशा में, ऑफ फाइंडिंग मोर कि और प्राप्त होगा, और प्राप्त होने की आशा में उनकी आंखों में चमक सी आ जाती है यानी वो उत्साहित हो जाते हैं। हाँ तो ये छठा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। वाई इज साहिब नॉट हैप्पी। वाई माने क्यों, नॉट हैप्पी माने प्रसन्न नहीं है। यहां जोड़ लिया करो सीधा वर्ब से। वर्किंग काम करते हुए, साहिब। वाई इज नॉट हैप्पी क्यों खुश नहीं है साहिब। वर्किंग एट द टी स्टॉल चाय की दुकान पर काम करते हुए, यानी चाय की दुकान पर काम करके साहिब खुश क्यों नहीं है। आंसर में आइए। साहिब इज नॉट हैप्पी साहिब खुश नहीं है, वर्किंग एट द टी स्टॉल चाय की दुकान पर काम करते हुए या चाय की दुकान पर काम करके, बिकॉज क्योंकि, ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ही इज नो लॉन्गर का अर्थ है वह अब नहीं है। ही इज नो लॉन्गर का अर्थ है वह अब नहीं है। हिज ओवन मास्टर अपना खुद का मालिक, यानी वो अपना मालिक खुद नहीं रह गया। हिज ओवन मानी स्वयं का, मास्टर मानी मालिक, वो स्वयं का मालिक वो खुद नहीं रह गया। ही इज नो लॉन्गर वह अब नहीं है, हिज ओवन मास्टर अपना स्वयं का मालिक, क्योंकि उसने दुकान पे काम करना शुरू कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि दुकान का मालिक अब उसका मालिक हो गया। He has lost his freedom उसने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। He has lost उसने खो दिया है his freedom अपनी स्वतंत्रता को। अरे जब वो कचरा बीनने का काम करता था उस समय स्वयं का मालिक स्वयं था, कोई आदेश नहीं दे सकता था उसको, अपनी मर्जी के हिसाब से काम करता, वो जब चाहे करता जब चाहे बैठता। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि चाय की दुकान पे काम कर रहा है तो वो एक तनख्वाह पर कर रहा है, पेमेंट पे कर रहा है, तो जो पेमेंट देता है वो काम अपने हिसाब से करवाता है। तो he has lost his freedom उसने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। he has finds इसीलिए, so माने इसलिए, he finds वो पाता है the steel canister स्टील के उस कैनिस्टर को, बर्तन को, केतली कह सकते हो, स्टील की उस केतली को ऑफ हिज मास्टर जो उसके मालिक की है, अपने मालिक की जो स्टील की कैनिस्टर है ना उसे वो पाता है हेवियर भारी पाता है यानी भारी लगती है उसे वो। देन द प्लास्टिक बैग ऑफ केबेज उस कचरे के प्लास्टिक के थैले की बजाय, यानी वो भारी क्यों हो गई। एक कचरे का पूरा थैला बोरा भरा हुआ भारी होता है, होना चाहिए, एक छोटी सी स्टील की कैनिस्टर की बजाय, लेकिन वो उसका खुद का था। वो कचरे का जो थैला लिए घूमता था
वो उसका स्वयं का था। ये जो स्टील कैनिस्टर है ये किसी दूसरी व्यक्ति की है, इसलिए अब यानी कि वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं करता है, बल्कि उसे मालिक के निर्देशानुसार काम करना पड़ता है, इसलिए ये केतली उसको भारी लगती। नाउ ही इज ओनली ए सर्वेंट, नाउ मानी अब, ही इज मानी वह है, ओनली ए सर्वेंट मात्र एक नौकर, अब वो मात्र एक नौकर की भांति कार्य करता है। तो ये 7वां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अर्थ करते हैं, व्हाट इज मुकेश एम्बिशन। व्हाट इज माने क्या है, मुकेश एम्बिशन, मुकेश की महत्वाकांक्षा। मुकेश की महत्वाकांक्षा क्या है, कैन इट बी रियलाइज्ड, क्या ये पूरी हो सकती है। कैन इट बी रियलाइज्ड, रियलाइज का अर्थ होता है पूरा होना, क्या ये पूर्ण हो सकती है। तो मुकेश की महत्वाकांक्षा क्या है और क्या ये पूरी हो सकती है। कुल मिलाकर के बात यह है कि ये दूसरी कहानी जो फिरोजाबाद में बेंगल मेकर्स की है, उस कहानी से ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। तो मुकेश से शुरू होती है वो कहानी, और मुकेश शुरू में अपनी महत्वाकांक्षा बताता है कि मैं कार चलाना चाहता हूं, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। देखिए आंसर देखिए, मुकेश वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर। मुकेश चाहता है, टू बी माने बने रहना, हिज ओन मास्टर अपना स्वयं का मालिक। मुकेश अपना स्वयं का मालिक स्वयं ही बने रहना चाहता है। सो ही वांट्स, इसलिए वह चाहता है, टू बी ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना। सो माने इसलिए, ही वांट्स माने वह चाहता है, ही वांट्स माने वह चाहता है, टू बी ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। द ऑथर थिंक्स, लेखिका सोचती है, दैट की द रियलाइजेशन ऑफ हिज एम्बिशन, रियलाइजेशन मानी पूर्ण होना, ऑफ हिज एम्बिशन मानी उसकी महत्वाकांक्षा का। लेखिका सोचती है कि उसकी महत्वाकांक्षा का पूर्ण होना इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है। लेखिका सोचती है कि उसकी महत्वाकांक्षा का पूरा होना, महत्वाकांक्षा मानी इच्छा, उसकी महत्वाकांक्षा का पूर्ण होना, उसकी इच्छा का पूर्ण होना वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है। ड्यू टू हिज फैमिली बैकग्राउंड, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण से। ड्यू टू माने के कारण से, हिज फैमिली बैकग्राउंड, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि। यानी कि जब कहानी आगे बढ़ती है, आपने पूरा लेसन पढ़ा है तो उस समय आपने देखा होगा कि परिवार में कोई नहीं चाहता चूड़ियां बनाने के काम से हटकर कोई दूसरा काम करना, वो चाहते नहीं, डरते हैं वो सब। लेकिन मुकेश में ये इच्छा शक्ति दिखाई देती है लेखिका को। बट मुकेश सीम्स डिटरमाइंड, लेकिन मुकेश दृढ़ निश्चय प्रतीत होता है। बट मुकेश, लेकिन मुकेश सीम्स प्रतीत होता है, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय, टू फुलफिल, पूर्ण करने के लिए, फुलफिल माने पूर्ण करना, टू फुलफिल हिज एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए वो डिटरमाइंड लगता है, दृढ़ निश्चय लगता है लेखिका को। He strongly says, वो जोर देते हुए कहता है, strongly says मानी जोर देते हुए कहता है, वो जोर देते हुए कहता है, the author लेखिका से, to go कि वो जाएगा, to गैरेज, गैरेज में जाएगा, for learning सीखने के लिए। वो लेखिका से जोर देते हुए कहता है कि कितनी भी समस्या क्यों ना हो, गैरेज कितना भी दूर क्यों ना हो, वो गैरेज में जाएगा और सीखेगा। ये 8वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हैजर्ड्स। डिस्क्राइब माने वर्णन कीजिए, बताइए, द हैजर्ड्स खतरों का, ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। सो ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग में काम करते हुए, द हैजर्ड्स जो खतरे सामने आते हैं उनका डिस्क्राइब, उनका वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द हैजर्ड्स, खतरों का वर्णन कीजिए, ऑफ वर्किंग कार्य में, इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग में, कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग में कार्य करते समय जो खतरे आते हैं उनका वर्णन कीजिए, उनके बारे में लिखिए। तो आंसर में आइए, द बेंगल मेकर्स, चूड़ियां बनाने वाले, चूड़ियां बनाने वाले जो बेंगल मेकर्स, जो चूड़ियां बनाने वाले लोग हैं, उनको हैव टू वर्क, काम करना पड़ता है, हैव टू वर्क काम करना पड़ता है, इन
डार्क हटमेंट्स, अंधेरे से युक्त कोठरियों में, झोपड़ियों में, अंधेरे से युक्त झोपड़ियों में काम करना पड़ता है। नियर द फर्नेसेज, भट्टियों के पास बैठकर, नियर द फर्नेसेज, भट्टियों के पास बैठकर, विद हाई टेम्परेचर, ऊंचे तापमान पर। कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने वाले जो लोग हैं, बेंगल मेकर्स जो हैं, उनको भट्टियों के पास बैठकर ऊंचे तापमान पर वहां काम करना पड़ता है। विदाउट एयर, बिना हवा के, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के। इट अफेक्ट्स, ये प्रभावित करता है, यानी ये तापमान, देम, उन्हें, बैडली, बुरी तरह से। ये जो वो अंधेरे से युक्त कोठरियों में, उन झोपड़ियों में जिनमें प्रकाश नहीं पहुंचता, हवा नहीं पहुंचती, वहां बैठकर ऊंचे तापमान पर वो सब काम करते हैं। तो ये जो उच्च तापमान है, हाई टेम्परेचर है, इट अफेक्ट्स देम, ये उन्हें प्रभावित करता है, बैडली, बुरी तरह से प्रभावित करता है। द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग ग्लास, कांच को चमकाते समय जो डस्ट उड़ती है, कांच का बुरादा उड़ता है। पॉलिशिंग ग्लास बेंगल्स, कांच की चूड़ियों को चमकाते समय, उनकी घिसाई करते समय जो डस्ट उड़ती है, जो कांच का बुरादा उड़ता है, वो मैक्स देम, मैक्स मानी कर देता है, बना देता है, देम, उनको, ब्लाइंड, अंधा बना देता है उनको, सो अर्ली, बहुत जल्दी। यानी कि एडल्ट एज लिखा है पाठ में, एडल्ट होने तक वो लोग अंधे हो जाते हैं। तो ये 9वां क्वेश्चन है, कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन। ये फिर लेसन से ली गई एक लाइन है और इससे क्वेश्चन बना है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, कि क्या भगवान द्वारा तय की गई कोई परिपाटी, कोई परंपरा तोड़ी जा सकती है। ये बात मुकेश की दादी कहती है लेखिका से। जब लेखिका मुकेश के विषय में कुछ चर्चा करती है या फिर उनकी जो दशा है उसके बारे में चर्चा करती है, तो मुकेश की दादी इसी तरह की निराशावादी सी बात करती है कि भगवान ने हमारी जो लाइनेज परंपरा तय कर दी है हम लोगों की, क्या हम उसे तोड़ सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, कि क्या भगवान द्वारा तय की गई परिपाटी या परंपरा, गॉड गिवन लाइनेज का अर्थ लिखिए, भगवान द्वारा तय की गई परंपरा या परिपाटी, कैन एवर बी ब्रोकन, क्या कभी तोड़ी जा सकती है। व्हाई डज मुकेश ग्रैंडमदर से सो, इसी से क्वेश्चन बना है कि व्हाई डज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी माँ व्हाई से सो, ऐसा क्यों कहती है। से मानी कहती है, सो मानी ऐसा, और व्हाई क्यों कहती है ऐसा। तो देखिए सीधी सी बात है कि वो एक डेस्टिनी में बिलीव करने वाली महिला है। वो हर हालत में भाग्य का लिखा हुआ मानती है, सुख दुख सारा। तो मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी माँ सेज सो माने ऐसा कहती है। मुकेश की दादी माँ ऐसा कहती है बिकॉज, क्योंकि शी बिलीव्स इन डेस्टिनी, शी बिलीव्स मानी वह विश्वास करती है, इन डेस्टिनी मानी भाग्य में, क्योंकि वो भाग्य में विश्वास करती है। शी थिंक्स दैट, वो सोचती है कि, शी थिंक्स मानी वह सोचती है, दैट मानी की, क्या सोचती है वो, लाइक ऑल अदर बेंगल मेकर्स, अन्य सभी चूड़ी बनाने वाले लोगों की तरह, अन्य सभी चूड़ी बनाने वाले। अरे वहां लेखिका ने देखा था कि सब जगह निराशावादी विचार व्याप्त है, तो अन्य चूड़ी बनाने वाले लोगों की भांति मुकेश की दादी माँ भी सोचती है कि इट वाज देयर डेस्टिनी, कि ये उनका भाग्य ही तो था। इट वाज मानी ये था, देयर डेस्टिनी उनका भाग्य, टू बी बोर्न कि उनका जन्म हुआ, इन द फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ियां बनाने वाले लोगों के परिवार में। मुकेश की दादी माँ भी यही सोचती है कि उनका भाग्य की बात है कि उनका जन्म है चूड़ियां बनाने वाले इन परिवारों में हुआ। सो इसलिए दे हैव टू लिव, तो उन्हें तो रहना ही पड़ता है ना, हैव टू लिव रहना पड़ता है, इन पॉवर्टी गरीबी में जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि ये भाग्य की बात है। मुकेश की दादी माँ का यही विश्वास कि भाग्य था तभी तो इन परिवारों में जन्म हुआ, और भाग्य में तो लिखा है, इसलिए ये गरीबी में जीवन जीना ही है। दे हैव टू सफर, वो मानती है,
कि उन्हें तो पीड़ा भोगनी है, हैव टू सफर, उन्हें पीड़ित होना है फ्रॉम स्टारवेशन, भूखमरी से। अरे एक जगह मुकेश की दादी माँ जब कहती आप कि इस तरह से उसमें आया था सीधी सीधी भाषा में कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, तो वो कहती है कि उन्हें तो भूख सहन करनी है, भूख से पीड़ित होना ही है इन देयर एंटायर लाइफ, उनके पूरे जीवन में, क्योंकि भाग्य में ऐसा ही लिखा था। उनका जन्म भाग्यवश चूड़ियां बनाने वाले लोगों के परिवारों में हुआ, तो उन्हें भूख भी सहन करनी पड़ेगी, भूखमरी का भी शिकार होना पड़ेगा। सी कंसिडर्स, वो स्वीकार करती है, वो मानती है, कंसिडर्स माने मानती है, देयर प्लाइथ, अपनी दशा के लिए, अपनी दशा के लिए वो मानती है गॉड गिवन, ईश्वर प्रदत्त, वो अपनी दशा को गॉड गिवन मानती है कि भगवान ने तय कर दिया वही होना है, वो अपनी दशा को भगवान का दिया हुआ मानती है, गॉड गिवन मानती है, विच दे कैन नॉट ब्रेक, जिन्हें वो तोड़ नहीं सकते, यानी भगवान ने तय कर दिया वो इसे बदल नहीं सकते, ऐसा मुकेश की दादी माँ का विश्वास है। हाँ, तो ये 10वां क्वेश्चन है, शी स्टिल हैज बेंगल्स इन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। ये फिर पाठ से लिया गया एक स्टेटमेंट है, कथन है, जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। इसका अर्थ करते हैं, फिर देखते हैं इस स्टेटमेंट से क्या क्वेश्चन पुट अप होता है। शी स्टिल हैज बेंगल्स, अभी भी चूड़ियां है, ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई पर, उसके कलाई में अभी भी चूड़ियां हैं, बट नो लाइट, लेकिन रोशनी नहीं है, इन हर आईज, उसकी आंखों में। यानी कि ये जो आगे चलकर सविता के परिवार से जब लेखिका मिलती है तो वहां जो महिला है उस महिला के बारे में ये लाइन बोली गई है, व्हाट डज अनिशजंग इम्प्लाई, इम्प्लाई मानी अभिप्राय, व्हाट डज इम्प्लाई, क्या अभिप्राय है, अनिशजंग का क्या अभिप्राय है, बाय दिस स्टेटमेंट, इस कथन से, इस कथन से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य। तो देखिए आंसर में, देखिए क्या भाई, अभी भी उसके हाथों में चूड़ियां हैं लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है, अर्थात कहने का तात्पर्य यही आएगा कि इस चूड़ियों को पवित्र बहुत माना जाता है, सुहाग का प्रतीक माना जाता है, उसके हाथों में वो तो हैं, लेकिन ये कार्य बहुत कठिन है, इसमें खतरे हैं, ये स्वास्थ्य के लिए घातक है, ये सारी बातें आंसर में आपको देनी पड़ेंगी। बाय दिस स्टेटमेंट, इस कथन के द्वारा, बाय दिस स्टेटमेंट माने इस कथन के द्वारा, द ऑथर वांट्स टू से, लेखिका कहना चाहती है, द ऑथर वांट्स टू से, लेखिका कहना चाहती है, दैट की द ग्लास बेंगल्स आर कंसिडर्ड, कि कांच की चूड़ियां मानी जाती हैं, आर कंसिडर्ड मानी मानी जाती हैं, वेरी ऑस्पिशियस, बहुत शुभ, बहुत शुभ मानी जाती है, इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में। इस कथन के द्वारा लेखिका कहना चाहती है कि हमारे समाज में ग्लास बेंगल्स को, कांच की चूड़ियों को बहुत शुभ माना जाता है, दे आर कंसिडर्ड, उन्हें माना जाता है, ए सिंबल ऑफ जॉय, खुशी का प्रतीक, दे आर कंसिडर्ड, उन्हें माना जाता है, ए सिंबल ऑफ जॉय, खुशी का प्रतीक, इन एवरी ओकेजन, हर अवसर पर, हर अवसर पर इन चूड़ियों को खुशी का प्रतीक माना जाता है, समझा जाता है, बट द वर्क ऑफ मेकिंग बेंगल्स, लेकिन इन चूड़ियों को बनाने का जो कार्य है, द वर्क माने कार्य, ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाने का, इज वेरी डिफिकल्ट, डेंजरियस, बहुत खतरनाक है, डेंजरियस माने खतरनाक। द लेबरर्स, श्रमिक, लेबरर्स श्रमिक, काम करने वाले, हु वर्क, जो काम करते हैं, श्रमिक जो, हु माने जो, वर्क माने काम करते हैं, इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग में, वो श्रमिक जो कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग में काम करते हैं, लॉस देयर आईसाइट, अपनी नजर खो देते हैं, लॉस देयर आईसाइट, अपनी नजर खो देते हैं। द ऑथर सेज अबाउट ए, लेखिका कहती है, अबाउट एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला के बारे में, एक वृद्ध महिला के बारे में, दैट की शी हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई में चूड़ियां तो हैं, शी हैज बेंगल्स, चूड़ियां हैं, ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई में, बट नो हैज आईसाइट, लेकिन रोशनी नहीं है,
नो हैज आई साइट, रोशनी नहीं है, इन हर आईज, उसकी आंखों में। तो ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये 11वां क्वेश्चन, व्हाट हैपन, क्या होता है, व्हाट हैपन, क्या होता है, क्या घटित होता है, व्हेन द बेंगल मेकर्स, जब चूड़ियां बनाने वाले इन फिरोजाबाद में ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज्ड, संगठित होने की कोशिश करते हैं। ट्राई माने कोशिश करते हैं, टू गेट ऑर्गेनाइज्ड माने संगठित होने की, फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए, फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए, ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज्ड, संगठित होने की कोशिश करते हैं, फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए। क्या होता है उस समय जब फिरोजाबाद में ये चूड़ियां बनाने वाले लोग अपने अधिकारों के लिए संगठित होने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को एक दूसरी लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है, देखिएगा उसको भी। व्हाई कैन द बेंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज, कैन नॉट ऑर्गेनाइज, संगठित नहीं हो सकते। व्हाई कैन नॉट ऑर्गेनाइज, संगठित क्यों नहीं हो सकते। द बेंगल मेकर्स, चूड़ियां बनाने वाले, देमसेल्व्स, अपने आप सब मिलकर, इनटू ए कोऑपरेटिव, एक सहकारिता की भावना के साथ, सहकारी समिति के रूप में। तो एक सहकारिता की भावना के साथ ये लोग संगठित क्यों नहीं हो सकते। दोनों क्वेश्चंस का लगभग आंसर समान ही होगा। व्हेन द बेंगल मेकर्स, जब चूड़ियां बनाने वाले लोग ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज्ड, संगठित होने की कोशिश करते हैं, फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए, जब चूड़ियां बनाने वाले लोग अपने अधिकारों के लिए संगठित होने की कोशिश करते हैं, तो दे आर हाउल्ड अप, तो उन्हें घसीटा जाता है, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। हाउल्ड अप माने घसीटना, पकड़ के ले जाना, तो उन्हें पुलिस के द्वारा घसीटा जाता है, बीटन, पीटा जाता है, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। ड्रैग्ड टू जेल मानी जेल में ले जाकर डाल देना। तो जब भी वो ऐसी कोई कोशिश करते हैं तो उन्हें टॉर्चर किया जाता है, पुलिस के द्वारा ले जाया जाता है, पीटा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। क्या कहते हुए, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि तुम कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हो। फॉर डूइंग माने करने के आरोप में, समथिंग इलीगल माने कुछ गैर कानूनी। पुलिस ये आरोप लगाते हुए कि तुम कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हो, उन्हें ले जाकर जेल में डाल देती है। दे आर ट्रैप्ड इन द विशियस सर्किल, दे आर ट्रैप्ड, वे फंस जाते हैं, दे आर ट्रैप्ड, वे फंस जाते हैं, इन विशियस सर्किल, कुचक्र में। विशियस सर्किल माने कुचक्र, वे कुचक्र में फंस जाते हैं। ऑफ साहूकार्स, साहूकारों का कुचक्र, मिडलमैन, मध्यस्थ यानी बिचौलियों का कुचक्र, पुलिसमैन, पुलिस के लोगों का कुचक्र, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही कर्मचारी वगैरह, सब नौकरशाही और कर्मचारियों का कुचक्र, एंड पॉलिटिशियंस, और सबसे ऊपर ये राजनेता, यानी कि ये भी उन गरीब लोगों के साथ नहीं होते। तो दीज इविल पावर्स, ये सारी बुरी शक्तियां इन सोसाइटी, समाज में, डू नॉट गेट ऑर्गेनाइज्ड, संगठित नहीं होने देती, डू नॉट गेट ऑर्गेनाइज्ड, संगठित नहीं होने देती, देम, उनको, फॉर देयर राइट्स, उनके अधिकारों के लिए। तो ये सारी बुरी शक्तियां उन्हें अपने अधिकारों के लिए संगठित होने नहीं देती। हाँ, तो ये 12वां क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। व्हाट मेक, व्हाट मेक्स, व्हाट मेड, ये जहां भी आ जाए तो इसका अर्थ होता है क्या कारण है, क्या वजह है कि द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, कि फिरोजाबाद शहर प्रसिद्ध है, यानी कि फिरोजाबाद शहर की प्रसिद्धि का क्या कारण है। या व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, कुछ लोग अर्थ ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या बनाता है, कौन सी बात है जो बनाती है सिटी ऑफ फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद शहर को फेमस बनाती है, प्रसिद्ध बनाती है। देखिए, ये 2014 में पूछा गया था। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस, आंसर में आइए, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस, फिरोजाबाद शहर प्रसिद्ध है, इज फेमस, प्रसिद्ध है, फॉर इट्स ग्लास बेंगल्स, अपनी चूड़ी, कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग के लिए, इंडस्ट्री। फॉर इट्स ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, अपनी कांच की चूड़ियां बनाने के उद्योग के लिए फिरोजाबाद शहर प्रसिद्ध है। इट इज द सेंटर, ये केंद्र है,
इट इज द सेंटर, ये केंद्र है ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, भारत के कांच को आकार देने के उद्योग का। इट इज द सेंटर, ये केंद्र है ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, भारत में कांच को आकार देना यानी कांच गलाने का, कांच को आकार देने का जो उद्योग होता है उसका केंद्र है फिरोजाबाद। एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इज एंगेज्ड, इज एंगेज्ड लगा हुआ है, इज एंगेज्ड लगा हुआ है इन मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाने के कार्य में। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने के कार्य में ही एंगेज है, कार्य में ही व्यस्त है। फैमिलीज हैव स्पेंट, फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, वहां की परिवारों की पीढ़ियां बीत गई। हैव स्पेंट मानी बीत गई हैं, जनरेशंस मानी पीढ़ियां, फैमिलीज मानी परिवारों की, वहां के परिवारों की पीढ़ियां बीत गई हैं अराउंड फर्नेसेज, भट्टियों के चारों ओर बैठे बैठे काम करते हुए, अराउंड फर्नेसेज, भट्टियों के चारों ओर बैठे बैठे काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ते हुए, एंड मेकिंग बैंगल्स, और चूड़ियां बनाते हुए। यानी भट्टियों के पास बैठकर काम करते हुए, कांच को जोड़ जोड़ कर चूड़ियां बनाते हुए उन लोगों के, वहां के परिवारों की पीढ़ियां बीत गई हैं। और साथ ही साथ ये एक और लाइन इंपॉर्टेंट इसमें आ जाती है कि थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, हजारों बच्चे, ऑल्सो वर्क, भी काम करते हैं, हजारों बच्चे भी काम करते हैं, ऑल्सो मानी भी, इन दिस इंडस्ट्री, इस उद्योग में, यानी इस उद्योग में हजारों बच्चे भी कार्य में लगे हुए हैं। हाँ, तो ये 13वां क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। वेयर डज ए साहिब वर्क एंड हाउ मच मनी इज ही पेड देयर? वेयर डज, इसको सीधा आप वर्क से जोड़ लीजिए। वेयर डज वर्क, कहां काम करता है साहिब, साहिब कहां काम करता है, एंड हाउ, हाउ मच कितना, मनी धन या रुपए, कितने रुपए, इज ही पेड उसे भुगतान के रूप में प्राप्त होते हैं या उसे भुगतान किया जाता है, देर वहां पर। साहिब कहाँ काम करता है और उसे वहां पर कितने रुपए का भुगतान मिलता है, कितने रुपए वो वहां प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2019 में पूछा गया था। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखते जाना है। आंसर में आइए, साहिब वर्क्स इन ए टी स्टॉल, साहिब वर्क्स कार्य करता है इन ए टी स्टॉल, एक चाय की दुकान पर, स्टॉल होती है छोटी दुकान। थर्डी, साहिब चाय की दुकान पर कार्य करता है डाउन द रोड, सड़क पर, दूसरी तरफ, उस पार, सड़क पर वहां दूर, दूसरी ओर साहिब एक चाय की दुकान पर काम करता है। ही ब्रिंग्स मिल्क, वह दूध लाता है। फ्रॉम द मिल्क बूथ, डेयरी से, मिल्क बूथ माने डेयरी, वह डेयरी से दूध लाता है। इन ए स्टील कैनिस्टर, एक स्टील के बर्तन में, कैनिस्टर स्टील का बर्तन, डिब्बा, केतली। नाउ अब वो क्या कर रहा है, लेखिका को जब मिलता है कहानी के आखिरी भाग में, तो आखिरी भाग का विवरण कुछ इसी तरह का सा है। साहिब उसे स्टील के कैनिस्टर हाथ में लिए हुए मिलता है, तो लेखिका को वो बताता है कि अब वो एक चाय की दुकान पर काम करता है। तो इसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर है, उसमें दूध है। ही इज पेड 800 रुपीज, उससे 800 रुपए का भुगतान प्राप्त होता है। ही इज पेड, उसे भुगतान किया जाता है 800 रुपीज, 800 रुपए का। एंड ऑल हिज मील्स, और पूरे दिन का उसका भोजन उसे प्राप्त होता है। तो ये साहिब, ये क्वेश्चन में जितना पूछा गया था वो इसमें आ गया है, फिर भी इसमें एक लाइन और जोड़ी गई है, बट नाउ, लेकिन अब, ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। बट नाउ, लेकिन अब, ही इज नो लॉन्गर, ही इज नो लॉन्गर, अब नहीं है, वह अब नहीं है। ही इज नो लॉन्गर का अर्थ है वह अब नहीं है, हिज ओन मास्टर, अपना स्वयं का मालिक वो स्वयं नहीं है, यानी अपना मालिक खुद नहीं रह गया है वो। इस टाइप का क्वेश्चन तो पहले आ गया। चलिए 14वें नंबर के क्वेश्चन में आइए। हु वाज साहिब, साहिब कौन था। व्हाट डिड ही डू, वह क्या करता था।
हु वाज साहिब, साहिब कौन था। व्हाट डिड ही डू, वह क्या करता था। देखिए आंसर, साहिब वाज ए पुअर बॉय, साहिब एक गरीब लड़का था। साहिब वाज ए पुअर बॉय, एक गरीब लड़का था। ही बिलोंग्ड टू ए फैमिली ऑफ रैग पिकर्स, वो कचरा बीनने वालों के एक परिवार से संबंधित था, यानी कचरा बीनने वालों के परिवार का सदस्य था। बिलोंग टू मानी से संबंधित होना, बिलोंग हमेशा टू लेता है आगे। ही बिलोंग्ड टू, वो संबंध रखता था या संबंधित था, ए फैमिली ऑफ रैग पिकर्स, कचरा बीनने वालों के एक परिवार से संबंधित था वो, यानी कचरा बीनने वाले एक परिवार का सदस्य था वो। whom, जिससे द ऑथर मेट, लेखिका मिलती थी, जिससे लेखिका मिलती थी। एवरी मॉर्निंग, हमेशा सुबह, जिससे लेखिका हमेशा सुबह मिलती थी। ही सर्च्ड फॉर मन तलाश करना। ही सर्च्ड फॉर, वह तलाश करता था। सर्च फॉर का अर्थ लिखो, तलाश करता था। वैल्यूएबल थिंग्स, उपयोगी वस्तुओं की, वैल्यूएबल थिंग्स, उपयोगी वस्तुओं की। इन द गैबेज, कचरे में, वह कचरे में उपयोगी वस्तुओं की तलाश करता था, यानी जिन्हें वो बेच सके। वह कचरे में उपयोगी वस्तुओं की तलाश करता था। टू अर्न मनी, धन प्राप्त करने के लिए, रुपए प्राप्त अर्जित करने के लिए। अर्न मनी, अर्जित करना। वो रुपए अर्जित करने के लिए कचरे में उपयोगी वस्तुओं की तलाश करता था। इस प्रक्रिया को रैग पिकिंग कहते हैं, कचरा बीनना कहते हैं। तो ये हो गया। अब अंतिम क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चंस में अंतिम क्वेश्चन, वैसे ये 13 से लेके एक्स्ट्रा ही है, बुक में तो केवल 12 क्वेश्चन ही हैं। देखिए आप 15वें को, हु इज मुकेश। हो सकता है कि कहानी, दोनों कहानी इन दो बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, तो इन पे कुछ अलग से पूछ लिया जाए, इसलिए ये आप तैयार कर लेंगे। हु इज मुकेश, मुकेश कौन है। व्हाट इज हिज ड्रीम, व्हाट इज हिज ड्रीम, उसकी कल्पना क्या है, स्वप्न क्या है। ड्रीम मानी कल्पना या स्वप्न। मुकेश इज ए चाइल्ड लेबरर, मुकेश एक बाल श्रमिक है। चाइल्ड लेबरर मानी बाल श्रमिक। मुकेश एक बाल श्रमिक है। हु बिलोंग्स, जो संबंधित है, हु बिलोंग्स, जो संबंधित है, टू ए पुअर बेंगल मेकर फैमिली, एक गरीब चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित है। हु बिलोंग्स, जो संबंधित है या संबंध रखता है, टू ए पुअर बेंगल मेकर फैमिली, टू ए पुअर बेंगल मेकर फैमिली, गरीब, जो चूड़ी बनाने वाले गरीब परिवार का सदस्य है। और फिरोजाबाद, ये परिवार फिरोजाबाद में रहता है। दोबारा देखिएगा, हु बिलोंग्स टू, जो संबंधित है या जो से संबंधित होना, बिलोंग्स टू ए पुअर बेंगल फैमिली, एक गरीब चूड़ी बनाने वाले के परिवार से संबंधित है। हिज फादर हैज बिकम ब्लाइंड, उसके पिता अंधे हो चुके हैं। हिज फादर, उसके पिताजी, हैज बिकम ब्लाइंड, अंधे हो गए हैं। ही ड्रीम्स टू बी मोटर मैकेनिक, ही ड्रीम्स, वह कल्पना करता है। ड्रीम्स का अर्थ यहाँ कल्पना करना। ही ड्रीम्स, वो कल्पना करता है, टू बी ए मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनने की। एंड टू ड्राइव ए कार, और एक कार चलाने की। वो कार चलाने की कल्पना करता है और मोटर मैकेनिक बनने की कल्पना करता है।